नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से आपका खास कार्यक्रम 5 का पंच, जिसमें हम दिखाते हैं आपको दिन भर की 5 बड़ी खबरें। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं आज की शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। दिल्ली में सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। ये महत्वपूर्ण बैठक थी देश में लागू हुए नए कानूनों को लेकर। इसके साथ ही साथ आज सौरभ शर्मा केस का अपडेट भी आपको बता देते हैं। ईडी की कार्रवाई जारी है। भोपाल और ग्वालियर में ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। आपको ये भी बताएंगे कि सौरभ की काली कमाई कहां-कहां डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी और क्या सौरभ सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि जिस तरह से बयान सौरभ के वकील ने दिया है कि सौरभ को जान का खतरा है। सौरभ ने सरकार से इस बात को लेकर एक पत्र लिख दिया है। सौरभ पत्र में लिख रहा है कि आप मुझे अश्योर कीजिए कि आप मुझे मेरे परिवार को सुरक्षा मुहैया करा दें, तो मैं सामने आकर सारा सच बोल दूंगा। अब सौरभ को डर किस बात से है, ये समझना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ से खबर, एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं किरण देव सिंह। BSTV की खबर पर मुहर लगी है। बीते दिनों BSTV ने बता दिया था कि किरण देव सिंह एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के मुखिया होंगे। इसके साथ ही साथ जवानों को बड़ी सफलता मिलने पर प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने हमारे जवानों के पराक्रम को सराहा और यह भी कहा कि जिस तरह से सुरक्षा बल कार्य कर रहे हैं, यह देखकर लग रहा है कि 2026 मार्च तक नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से समाप्त कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ से ही खबर, घोटाले पर रार सियासत अपार। आबकारी घोटाला मामले में जिस प्रकार से पूर्व मंत्री कवासी लखमा ईडी की गिरफ्तारी के बाद सियासत अपार किस तरह से देखने को मिली। जगह जगह पर कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेसी कह रहे हैं कि कवासी लखमा को मोहरा बनाया गया, कवासी लखमा को निशाना बनाया गया। मामले में पूर्व मंत्री भूपेश बघेल पर पलटवार किया है प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा। तो ये है शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। तो चलिए खबरों का सफर शुरू करते हैं। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं। प्रदेश के मुखिया यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ 3 नए आपराधिक कानून पर बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक को लीड किया। आपको यह भी बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की प्रशंसा भी की। इसके साथ ही साथ उन्होंने आज की बैठक से जुड़ी जानकारियां भी साझा की हैं। दिल्ली के सहयोगी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के साथ प्रदेश में 3 नए कानून को लागू करने को लेकर के अभी तक किए गए कामों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक माननीय गृह मंत्री जी ने बुलाई थी। मुझे संतोष है इस बात का कि कई सारे निर्देशों के आधार पर जो जनता की सुविधा के लिए जो 3 कानून लागू किए गए, उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में हमने अपने यहाँ न केवल उनको लागू किया बल्कि नए कानून के बलबूते पर कुछ लोगों को तो अपने निर्धारित समय के अंदर अर्थात बहुत कम समय में उपयोगी साक्ष्य के आधार पर मुकदमों का निराकरण भी कराया और ख़ास करके नए कानूनों के माध्यम से हमारे न्याय प्रक्रिया में पुलिस का भी समय बचेगा, साक्ष्यों के लेकर के इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के बलबूते पर उनका भी जो समय बचेगा। हमारे लिए बड़े पैमाने पर लेकिन इन लागू करने के लिए जो ट्रेनिंग का अभियान चला है, उस ट्रेनिंग के अभियान के बलबूते पर ये पूरे कानून का पूर्णतः लागू करने की दिशा में हमने काफ़ी अच्छी प्रगति की है। और चलिए इस खबर पर हमारे सहयोगी रंजन भगत इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। जी रंजन, जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को 3 नए आपराधिक कानून पर ये जो महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई है, जिसमें प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। जी
जी बिल्कुल विवेक, देखिए आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली दौरे के दौरान जो है आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बुलाई गई थी, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई थी, जिस पर जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में चल रही सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जो है केंद्रीय गृह मंत्री को जो है पूरी जानकारी दी है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पूरे प्रदेश भर में काम कर रही है और 3 नए कानून जो कि 1 जुलाई से 2024 से जो प्रभावी हुए हैं उस पर जो लगातार मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। और मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो कि बच्ची के साथ रेप होने पर जो है मौत की सजा देने वाला ऐसा पहला राज्य मध्य प्रदेश भी है। इसके बारे में भी जो है आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी दी और साथ ही साथ सुधारात्मक कानून मध्य प्रदेश लागू करने जा रहा है और इसके तहत जो है जो भी बंदी है जो भी अलग अलग प्रावधान में जेल में बंद है उसको जो है अब प्रशिक्षित भी किया जाएगा, ताकि जब वो जेल से बाहर निकले तो एक बेहतर समाज में रह करके बेहतर समाज की रचना कर सके, ताकि एक बार कैदियों को एक बार फिर से जो है पुनर्वास का जो है मौका मिल सके। इसके लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार सुधारात्मक कानून भी लाने जा रही है। इसकी भी जानकारी जो है आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो है दी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास गृह विभाग भी है और गृह विभाग के भी आज कई सारे अधिकारी जो है मध्य प्रदेश से दिल्ली पहुंचे थे और अमित शाह के सामने जो है पूरा एक प्रेजेंटेशन भी दिया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार सुरक्षा की दृष्टि से लगातार जो है वो काम कर रही है। और ये जो 3 नए कानून लाए गए हैं जिसमें कि अलग अलग प्रावधान जोड़े गए हैं, जिसमें कि अब डिजिटल जो साक्ष्य हैं उसको भी जो है माना जाएगा कोर्ट में। जो ऑडियो विजुअल्स जो रहते थे पहले उसको जो है नहीं माना जाता था, लेकिन अब जो है इसको भी माना जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पहले मौत की सजा होती थी उसको कम करके उम्र कैद किया गया है। इसके अलावा जो अपराधियों को सुधारने के लिए लगातार मध्य प्रदेश सरकार अलग अलग मुहिम चला रही है उसके बारे में जानकारी दी गई। यानी कह सकते हैं आज जो ये बैठक बुलाई गई थी वो प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से सुचारू रूप से चल रही है इसके बारे में जो है वो जानकारी दी गई है और जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने अधिकारियों सही कहा रंजन आपने, क्योंकि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी की कितनी आवश्यकता है, इसीलिए इस धारा को भी एड ऑन किया गया है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं और चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बता देते हैं खबर भोपाल से और ग्वालियर से भी। मामला समझिए, मामला यह है कि सौरभ शर्मा केस में ईडी की कार्रवाई आज भोपाल और ग्वालियर में देखने को मिली। सौरभ शर्मा की काली कमाई के मामले से जुड़ी हुई ये पूरी खबर है। ईडी की छापेमारी सुबह से जारी है। अब आपको ये भी बताते चलें कि भोपाल और ग्वालियर में दरअसल उन जगहों पर ईडी की रेड पड़ी है। ये वे लोग हैं जो सौरभ शर्मा के करीबी हैं। सौरभ शर्मा की काली कमाई को किस तरह से वाइट किया जाता था, आशंकाएं कई तरह की है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ईडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस नोट के जरिए क्या जानकारी देती है ये हम देखेंगे। बहरहाल ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सौरभ और बाकी जितने भी आरोपीगण हैं जिनको एजेंसियों ने मेंशन किया है वो है कि ये आरोपी हैं, इन सब की जान को खतरा तो है। बहुत बड़ा केस है, बहुत ज़्यादा बड़े आरोप है, ये बहुत छोटे लोग हैं। एक्चुअली में ये लोग इतने बड़े अपराधी हैं नहीं, ये लोग का कोई कसूर नहीं है, छोटे लोग हैं। कांस्टेबल, ही वॉज जस्ट कांस्टेबल। और जो बाकी आरोपी है वो तो इसके दोस्त हैं, सबके दोस्त होते हैं, बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, वो लोग हैं। मामला इतना बड़ा हाई प्रोफाइल इन्होंने इनके ऊपर थोप दिया है, मर दिया है। इतना ये हाई लेवल का बड़े लोगों का ये सब किया धरा है, इन छोटे लोगों पे डाल दिया है, इसलिए इनकी जान को खतरा है, इसलिए इन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग की है। ये जो आप जिन शख्स को सुन रहे थे ये सौरभ के वकील हैं। एक बार फिर से हम भोपाल का रुख कर रहे हैं। रंजन लगातार हमारे साथ लाइव बने। रंजन, अभी क्या कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है? सौरभ शर्मा इजी टारगेट है, सौरभ को डर लग रहा है, सौरभ ने पत्र लिखा है क्या माजरा? जरा बताइए हमारे दर्शकों को।
जी बिल्कुल विवेक, देखिए अगर हम बात करें तो सौरभ शर्मा मामले में जो है लगातार कई खुलासे जो है वो हो रहे हैं, क्योंकि आज भी आप देखेंगे तो भोपाल सहित ग्वालियर और 8 ठिकानों पर जो है ईडी की टीम कार्रवाई करने का काम कर रही है। केवल सौरभ शर्मा ही नहीं बल्कि उनके जो साथी थे, जो उनके साथ मिलकर के इस पूरे काले कमाई में सौरभ शर्मा का साथ देते थे, उनके ऊपर भी जो है ईडी की दबिश जो है वो लगातार जारी है। लेकिन अभी जो वकील जो है वो कह रहे हैं कि सीधे तौर पर ये जो पूरा मामला है वो सौरभ शर्मा सरेंडर करना चाहता है, लेकिन सबसे पहले सौरभ शर्मा को जो है पूरी सुरक्षा दी जाए, क्योंकि सौरभ शर्मा जान का खतरा बता रहा है कि कहीं अगर इंडिया वो पहुंचता है और पुलिस के हत्थे चढ़ता है तो कहीं उसकी जान ना चली जाए। तो ऐसे में वो मांग ये कर रहा है कि उसकी पूरी सुरक्षा जो है वो पुलिस करे। और साथ ही साथ एक बड़ी बात जो है सौरभ शर्मा के वकील ने कह दी है कि केवल ये सौरभ शर्मा का मामला नहीं है, बल्कि कई सारे राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स जो है वो सौरभ शर्मा का साथ दे रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि सौरभ शर्मा केवल रंजन, देखिए ये इतना सीधा केस अब तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो सौरभ के वकील कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा श्योरिटी मिल जाए सरकार की ओर से तो सौरभ बहुत कुछ बोलने वाला है। तो कम से कम वो लोग तो बेहद डरे होंगे जो सिंडिकेट का हिस्सा होंगे, जिन्हें पता होगा कि भाई सौरभ की ये काली कमाई आके बट रही थी, और जिन लोगों में बट रही थी वो तो डरे सहमे होंगे, भले ही अभी वो सत्ता के गलियारे में अपनी सुविधा दे रहे हों या दे चुके हों। मतलब वर्किंग भी और रिटायर्ड भी दोनों लोग हो सकते हैं इस पूरे खेल में। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो सौरभ शर्मा अकेले इतना बड़ा कारोबार नहीं कर सकता है और इतना काला धन जो है वो अकेले जमा नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं कई बड़े राजनेता जो है इसके पीछे है, कई सारे ब्यूरोक्रेट्स के हाथ भी सौरभ शर्मा के ऊपर हुए हैं, क्योंकि इससे पहले जो एक लाल डायरी मिली थी उस लाल डायरी में जो है कई सारे राजनेताओं के नाम लिखे गए हैं। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिला है कि सौरभ शर्मा जो अलग अलग चेक पोस्ट से जो पैसे जमा करता था वो किन किन खातों में जो है जमा करवाता था। तो अब ईडी ये भी जांच कर रही है ये खाते जो है किनके नाम से खुलाए गए थे, कितने सारे राजनेता है, कितने सारे विधायक हैं जो कि सौरभ शर्मा का साथ दे रहे थे। और जिस तरीके से सौरभ शर्मा मामले में हम देख रहे हैं लगातार सियासत भी बढ़ रही है, तो ऐसे में अब आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकते कई बड़े खुलासे वो हो सकते हैं जिसमें कई बड़े राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स के भी। अच्छा रंजन, क्या विक्टिम कार्ड भी है सौरभ का कि मैं अपने आप को पाक साफ दिखा पाऊं? तो चलिए एक विक्टिम कार्ड खेल देता हूं सौरभ के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सौरभ के किसी पहले वकील का बयान आया हो, अलग अलग वकील हैं, अलग अलग बयान दे रहे हैं अलग अलग समय पर। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो सौरभ शर्मा जो है एक छोटा आरोपी तो है नहीं, कहीं ना कहीं करोड़ों का जो है वो काला धन इकट्ठा करके रख रहा था। 52 किलो सोना, ये अपने आप में जो है बड़ी रकम होती है। आखिर इतना सोना, इतना चांदी, इतना पैसा उसके पास कहां से आया, ये तमाम सारी चीजें जो है एक जांच का विषय तो लगातार बनी ही हुई है। लेकिन सौरभ शर्मा जिस तरीके से अब सरेंडर की बात कह रहा है, क्योंकि लगातार 4 अलग अलग विभाग की टीम जो है सौरभ शर्मा के ऊपर जो है कार्रवाई करने का काम कर रही है। ऐसे में जो अलग अलग वकील सौरभ शर्मा के वो भी बयान जो है लगातार बदलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि सौरभ शर्मा के ऊपर किसका हाथ था, और ये देखने वाली बात यह होगी कि सौरभ शर्मा कब जो है पुलिस के सामने पेश होता है, कब पेश होता है, और ये डरे सहमे लोग कौन है और सौरभ किन से डर रहा है, हम लगातार हमारे दर्शकों को बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रंजन, शुक्रिया। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। BSTV की खबर पर लगी है मुहर। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को नया मुखिया मिला है, लेकिन नया मुखिया कौन है? वही किरण देव सिंह जो कल भी बीजेपी के अध्यक्ष थे, आज फिर ताजपोशी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जब सत्ता वापसी की उसके कुछ ही दिनों के बाद किरण देव सिंह भारतीय जनता पार्टी के मुखिया बनाए गए थे, और माना यही जा रहा था कि किरण देव सिंह को एक बार फिर से बीजेपी अध्यक्ष बनाएगी। और इस पूरी खबर को BSTV ने बीते दिन प्रमुखता के साथ, विश्लेषण के साथ दर्शकों को दिखाया था। आज प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने भी किरण देव सिंह को बधाई दी है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, केंद्र के सभी वरिष्ठ नेताओं का, मंचस्थ सभी हमारे आदरणीय सभी वरिष्ठ जनों का, और विशेषकर दिल्ली से और पधारे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी
विनोद तावड़े जी जो इस पूरे चुनाव के दृष्टि से, प्रभारी की दृष्टि से हम सबके बीच उपस्थित हैं, और आप सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधुओं का, हमारे वरिष्ठ नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और पुनः आप सभी ने हमारे बस्तर से निकले हुए एक छोटे से कार्यकर्ता को एक बड़े दायित्व और प्रदेश अध्यक्ष के दृष्टि से अपने बीच काम करने का अवसर दिया है। पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह अवसर ऐसा है जबकि मैं जरूर याद करना चाहूंगा हमारे आदरणीय पूर्व अध्यक्ष अरुण साहू जी, और जब उप मुख्यमंत्री बनने के बाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि उनके निर्देश से और मुझे अध्यक्ष का दायित्व यहां पर प्रदान किया गया, और लगातार फिर लोकसभा के चुनाव और दक्षिण का उपचुनाव हुआ, संगठन का पर्व हमारा सदस्यता अभियान नीचे से लेकर ऊपर तक, प्राथमिक सदस्यता, सक्रिय सदस्यता, पूरा विवरण पूर्व में मिल चुका है, इसलिए संख्या की दृष्टि से मैं नहीं जाऊंगा। साथ ही साथ हमारे बूथ इकाई प्रदेश स्तर पर अध्यक्ष के निर्वाचन तक के कार्यक्रम में, कार्यप्रणाली में वर्ष भर, और आप सभी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री किरण सिंह देव जी को अपने तरफ से और पूरी सरकार के तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। हम सब लोगों ने उनकी संगठन क्षमता को देखा है। छात्र राजनीति से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करके जगदलपुर के महापौर, प्रदेश के मंत्री, प्रदेश के महामंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष, आज दोबारा वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। एक लंबा अनुभव उनका संगठन में और जनप्रतिनिधि के रूप में भी काम करने का रहा है। तो किरण देव सिंह, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर से चुन लिया गया है, उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के आखिर क्या बड़े कारण थे, ये समझते हैं। रायपुर का रुख कर रहे हैं, शिवम हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शिवम, देखिए, किरण देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे ये तो हम बीते दिनों बता चुके थे, बस नाम तय था, ऐलान बाकी था, ऐलान हो गया। कारण क्या बने कि किरण देव सिंह को दोबारा ताजपोशी हो गई? कारण क्या बने? देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में जब सत्ता आई और सत्ता के आने के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान जो है किरण सिंह देव को सौंपी गई, और किरण सिंह देव ने तब से लेकर के अब पूरे 1 साल भी हो चुके हैं उन्हें, जब वो पिछली बार अध्यक्ष रहे हैं, और अब दोबारा उनकी ताजपोशी हो चुकी है। तो इस पूरे 1 साल के बीच में दिल्ली आला कमान ने जितनी भी रिपोर्ट उनसे मांगी थी और जितने भी निर्देश उनको दिए थे, वो कहीं ना कहीं बेहद सुगमता से वो पूरा करते हुए नजर आए हैं। और इसी के साथ साथ जो उनका एक कुशल व्यक्तित्व है जो सबके बीच में बसा हुआ है, वही कहीं ना कहीं उनको दोबारा ताजपोशी का कारण बना है। और तीसरा कारण कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी है कि अगर वो मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते तो केवल अपने विभाग को ही संभाल पाते थे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने पूरे 1 साल में संगठन को एक मजबूत गति दी है, एक मजबूती प्रदान की है, उसके कारण पे उनको आला कमान ने उनके ऊपर दोबारा भी भरोसा जताया है। और कल देर शाम जब नामांकन की प्रक्रिया हो रही थी छत्तीसगढ़ बीजेपी की और प्रदेश अध्यक्ष की, तो उसमें सबसे पहले उठ करके किरण सिंह देव ने ही नामांकन भरा, और नामांकन भरते ही लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। जो बीजेपी नेता थे उन्होंने बधाइयां देनी शुरू कर दी, और इसी के साथ साथ एक कहीं ना कहीं उस चीज की भी झलक देखने को मिली जिसका बीजेपी सबसे ज्यादा नाम लेती है, वो है अनुशासन के चलते कोई और नामांकन फॉर्म भी नहीं आए। 3 नामांकन भरे गए तो तीनों ही किरण सिंह देव के नाम से ही भरे गए, और आज जब औपचारिक ऐलान हुआ तब किरण सिंह देव ने अपना पूरे राजनीतिक सफर को ही बताया। इसके साथ साथ जो विनोद तावड़े हैं, जो राष्ट्रीय महामंत्री के साथ साथ जो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव प्रभारी भी रहे हैं,
तो वो भी पूरे उनके करियर को बताते हुए, छत्तीसगढ़ में जो संगठन ने 1 साल ने काम करके दिखाया है उसको कहीं ना कहीं बताते हुए नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं इस चीज का भी अंदाजा कल ही शाम को लगा लिया गया था कि बिल्कुल प्रदेश सही आपने कहा, बहुत सटीक बात हमारे दर्शकों को आपने बताई। आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं। और चलिए अब हम आपको जवानों के पराक्रम से जुड़ी एक बड़ी खबर बता देते हैं। हमारे वीर जवानों ने 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया। जवानों को इस बड़ी सफलता पर प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया और प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने जवानों के पराक्रम की प्रशंसा की। तकरीबन 23 घंटे तक ये ऑपरेशन चला जिसमें 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। हमारे सहयोगी दंतेश्वर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी दंतेश्वर, एक बड़ी सफलता, जिला मुख्यालय लौट चुके हैं जवान 12 नक्सलियों को ढेर करके। बिल्कुल समझा जा सकता है दंतेश्वर, ये बड़ी सफलता है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जवानों के इस पराक्रम की है तारीफ। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए सियासी खबर की ओर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले से जुड़ी ये खबर। ये शराब घोटाला मामला कब हुआ ये भी आपको बता देते हैं। सरकार थी भूपेश बघेल सरकार की। आरोप है कि भूपेश बघेल सरकार के समय आबकारी घोटाला हुआ। आबकारी घोटाले की जद में इससे पहले आपको याद होगा अनवर ढेबर और उनके 2 साथी आए थे। जांच बढ़ती चली गई, आगे आती चली गई। इसमें तत्कालीन आबकारी मंत्री और भूपेश बघेल सरकार के विश्वसनीय एक सदस्य कवासी लखमा, जिनके पास कई बड़े विभागों की जिम्मेदारी थी। ये बड़े विभाग थे आबकारी विभाग, ये बड़े विभाग थे उद्योग विभाग। अब आबकारी घोटाला मामले में कवासी लखमा पर जो आरोप लगे, इसके बाद ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की। ईडी की गिरफ्तारी के बाद शुरू होती है सियासी बयानबाजियां जो इस वक्त जारी हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया और ये कहा कि छत्तीसगढ़ का हर बच्चा जानता है कि कितना भ्रष्टाचार हुआ। इन्होंने कोयला घोटाला किया, शराब घोटाला किया, पीएससी घोटाला किया। तो इस तरह से विजय शर्मा ने पूर्व की सरकार पर आरोप भी लगाए और भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार भी किया। मैं बच्चे से भी आप छत्तीसगढ़ में पूछेंगे तो सबको जानकारी में है। शराब का घोटाला कैसे हुआ, किसने किया, कौन किस पर कार्रवाइयां हो रही, कौन जेल में है, आपको ध्यान होगा। वहां पर कोयले का घोटाला किसने किया, कब किया, कौन जेल में है, आपको ध्यान में होगा। पीएससी का घोटाला किसने किया, कब किया, वो आपको ध्यान में है। ऐसे ही राइस मिलर्स के संदर्भ में भी है, वो भी आपके ध्यान में है। सब कुछ आपके ध्यान में है। लोग जेल में है भाई उनके, और उसके बाद भी ऐसा कहने का साहस रख लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अब ईडी की जांच है, उसमें किसी का कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ईडी की जांच है तो अपना जांच करेंगे, पूरी प्रखरता से करना भी चाहिए। और चलिए रायपुर का रुख कर रहे हैं। शिवम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, अब ये बताइए, विजय शर्मा जी गृह मंत्री हैं प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि किसने घोटाला किया ये तो प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, और फिर घोटाले की लिस्ट भी बता दी। ये मामला फिलहाल अब कहां तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है कवासी लखमा की गिरफ्तारी का? जी बिल्कुल, चाहे शराब घोटाला मामले की बात हो या कोयला घोटाला मामले की बात हो या फिर डीएमएफ की बात हो या फिर महादेव सट्टा ऐप घोटाले की बात हो, कहीं ना कहीं इस विषय में कांग्रेस सबसे ज़्यादा निशाना बीजेपी पर साधती हुई दिखाई दे रही है। और कारण साफ है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होने हैं और जब पिछली बार ये आरोपों का सिलसिला शुरू हुआ था तब भी चुनाव ही देखे गए थे, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस तमाम घोटालों को लेकर के और जो पूरी एक जाँच की प्रक्रिया चल रही है जिसमें
उसमें कोई ना कोई कांग्रेस नेता से पूछताछ हो रही है या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। 15 तारीख को भी शराब घोटाला मामले में कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद फिर से एक बार बयानबाजियों का सिलसिला छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। और जो पूर्व सीएम हैं भूपेश बघेल, उन्होंने फंसाने का आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेताओं को फंसाया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें कि जो पूरे घोटाले हैं उनमें जो एफआईआर और जो जांच की प्रक्रिया चल रही है उसमें कई ऐसे नाम हैं जो कि कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ा सकते हैं। कवासी लखमा अब जेल जा चुके हैं, देवेंद्र यादव जो विधायक हैं वो भी जेल में हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आरपी सिंह, उनके ऊपर तलवार लटक रही है। कांग्रेस के नेता हैं विनोद तिवारी, उनके ऊपर तलवार लटक रही है। कोषाध्यक्ष हैं उनके ऊपर तलवार लटक रही है। तो कई ऐसे नेता हैं जिनके नाम नामजद एफआईआर में दर्ज हैं, मामले में दर्ज हैं। और इसी चीज को लेकर के कहीं ना कहीं जांच जब आगे बढ़ेगी तो कांग्रेस नेताओं की दिक्कतें भी बढ़ सकती है। लेकिन इसी बीच जो सियासत है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर दिखाई दे रही है और आरोप जो कांग्रेस के हैं वो तमाम बीजेपी की तरफ ही दिखाई दे रहे हैं। उन्हें फंसाने की साजिश हो गई या फिर जो जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात है वो कहीं ना कहीं आरोप लगा के कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर दिखाई दे रही है। और इस तमाम अब सबसे जरूरी बात यही है शिवम की ये वार पलटवार का दौर कहां तक जारी रहेगा ये हम देखेंगे। आपका शुक्रिया हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। और फिलहाल के लिए 5 का पंच में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।